हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह आपके अपने चैनल स्टडी बाई कौशल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई हुई है और ये आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए क्या है, बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस है नौकरी लेने के लिए। तो उसी बेसिस पर हमने आज आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखें कि आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सभी प्रीवियस ईयर के होंगे, ठीक ना। मतलब अभी आपको यहाँ से पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में मतलब पहले जो परीक्षाएं हुई हैं वो कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। वो हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री से, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपको ये समझना है कि जो जैसे कि यूपीपी प्लस यूपीएसआई, ठीक ना, यूपीपी प्लस यहाँ पर यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं और वो कहाँ के होंगे, जो प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित होंगे। प्राचीन काल के इतिहास से, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना है कि प्राचीन काल का जो इतिहास है उससे आए हुए जो सवाल हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है ना। और जिसमें आपका पूरा शामिल होगा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन काल के इतिहास में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ठीक ना। उसके बाद आपको देखेंगे पूरा की मगध साम्राज्य है, वो पूरा मगध साम्राज्य, ये सभी इसी में आपका पूरा सम्मिलित होगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, क्या क्या हमारा क्वेश्चन है, हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको ये बात यहाँ पर बतानी है। जैसे भीतरी स्तंभ शिलालेख, भीतरी स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है, क्या समुद्रगुप्त से है या स्कंदगुप्त से या चंद्रगुप्त से है या कुमारगुप्त से है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त आपको याद रखना है कि इसके समय पर, ठीक है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के समय पर क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है इसके समय पर किसने आक्रमण किया था। तो इसके समय पर होड़ों ने आक्रमण किया था। इसके समय पर भारत में होड़ों ने आक्रमण किया था, ठीक है। और ये होड़ों ने आक्रमण किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, अगर कह दिया जाए इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा इसकी जानकारी जो है वो रुद्रादमन के अभिलेख, रुद्रादमन के अभिलेख जूनागढ़ से पता चलता है। किससे, जूनागढ़। एक जूनागढ़ का अभिलेख है जो किसका है, रुद्रादमन का है। उससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय पर किसने आक्रमण किया था, होड़ों ने। अगर कह दिया जाए यहाँ पर कि होड़ो कौन थे, अगर हम बात करें कि होड़ो कौन थे, अगर कह दें कि होड़ो कौन थे, तो आप याद रखना ये मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। मध्य एशिया की बर्बर बर्बर जाति थी। बर्बर का मतलब होता है यहाँ पर क्या, असभ्य। बर्बर का मतलब क्या होता है, तो बर्बर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा असभ्य, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ध्यान दें कि ये असभ्य जाति के लोग थे। अगर ये सवाल ये पूछा गया है कि होड़ों में यहाँ पर होड़ों का जो पहला शासक था उसका नाम क्या था, तो होड़ों का जो पहला शासक यहाँ पर था मध्य एशिया में, जिसका नाम क्या था, तिगिन था। क्या नाम था, तो आपको याद रखना है क्या नाम था, तिगिन। अच्छा, तिगिन के बाद कौन आया था, तो तिगिन के बाद आया था तोरमाड़। कौन आया था, तोरमाड़, ठीक है ना। तो इसका शासक था। कहा जाता है कि होड़ों का पहला शासक कौन हो जाएगा, तो तिगिन। तिगिन के बाद कौन आता है, तोरमाड़ आता है। इसके बाद मीर भोज आता है, ठीक ना। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखें स्कंदगुप्त के बारे में, और यहाँ पर आपने इसका आंसर देख ही लिया है। तो हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र कौन था, ठीक ना। अग्निमित्र का पुत्र यहाँ पर आपको बताना है क्या पुष्यमित्र था या कनिष्क था या बिंदुसार था या अशोक था, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें मालविकाग्निमित्रम पर, कि मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास की पहली पहली पुस्तक है। यहाँ पर आपको याद रखना है यह कालिदास की पहली पुस्तक है, कालिदास की
पहली पुस्तक है, मतलब ये पहली पुस्तक इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है मालविकाग्निमित्रम में। मालविकाग्निमित्रम मालविकाग्निमित्रम की अगर हम बात करें तो इसमें इसमें वर्णन किसका है, इसमें अगर हम बात करें कि वर्णन किसका है तो इसमें वर्णन है मालविका का। किसका वर्णन है, तो इसमें मालविका मालविका और यहाँ पर, ठीक है ना, और अग्निमित्र, और किसका है, अग्निमित्र का है। अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है, की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है ना। मालविका तीसरी पत्नी थी अग्निमित्र की, ये तीसरी पत्नी थी। ये बात आपको याद रखना है, कौन सी नंबर की पत्नी थी, तीसरे नंबर की पत्नी थी। अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, ठीक है ना। अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग कौन था, अगर यहाँ पर देखा जाए, पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक है, ठीक ना। क्या, शुंग वंश का संस्थापक। अगर आपसे कहा जाए कौन, तो आपको बताना होगा पुष्यमित्र शुंग। कौन है, पुष्यमित्र शुंग। ये पहला ब्राह्मण वंश है, ये पहला ब्राह्मण वंश है, ठीक ना। पूरे प्राचीन काल में अगर हम देखें कि पहला ब्राह्मण वंश कौन सा है, शुंग वंश है। अगर यहाँ पर देखें कि पुष्यमित्र शुंग के समय पर कौन रहा करता था, तो इसके समय पर रहने वाले जो लोग थे जिनका नाम था पतंजलि। क्या नाम था, पंतजलि या पतंजलि, ठीक ना। जिसका नाम क्या हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा, ठीक ना। इनकी किताब का नाम आपको याद रखना, ये कवि थे, इसके समय पर रहने वाले जो कवि थे उनका नाम था पतंजलि, और इनकी किताब का नाम क्या है, तो इनकी किताब का नाम है महाभाष्य। इनकी किताब का नाम क्या है, महाभाष्य। अगर हम कह दिया जाए तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने क्या करवाया था, तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था पतंजलि ने। यहाँ पर क्या करवाया था, या पतंजलि ने क्या करवाया था यहाँ पर, तो जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक ना। इसकी जानकारी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कि नायक अग्निमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र जो है वो किसका पुत्र था, तो जो पुत्र था यहाँ पर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग का, सॉरी पुष्यमित्र शुंग का, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन में सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो आपको क्या बताना है, क्या गौतम बुद्ध जी थे, या भद्रयान थे, या यहाँ पर पंतजलि थे, या आपके कवि कपिल ऋषि थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कपिल ऋषि हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि जो है कुल यहाँ पे, हाँ, ये कह रहा है हिंदू दर्शन, ठीक ना। अगर कह दिया जाए कुल कितने दर्शन रहे हैं, तो 6 दर्शन थे। कुल दर्शन कितने थे, अगर आपसे कहा जाए कुल दर्शन कितने हुए हैं, कुल दर्शन, तो कुल दर्शन आपको बताना है कितने थे, 6, और उस 6 में एक आपका रहा क्या, हिंदू दर्शन, जिसके जो प्रवर्तक थे यहाँ पर जो हो जाएंगे क्या, कपिल ऋषि, या कपिल मुनि हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जैसे देखिए यूपीएसआई 2017 का सवाल है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जितने यूपीएसआई में और यूपीपीए में अभी तक के जितने एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जामों के आए हुए सवालों को हम प्राचीन इतिहास में पूछे गए सवालों को लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी, क्या गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है। गढ़ी एक जगह है जो किसके लिए जानी जाती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्या उच्च वर्ग के लोग वहां पर बसते थे, वहां पुस्तक रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग रहा करते थे। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होते थे, उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर बसते थे, रहा करते थे। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कह रहा है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया। ये शब्द आपको अच्छे से याद रखना है कि जो व्रीहि शब्द है, ये व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया था, क्या गेहूं को, तो गेहूं को यहाँ पर क्या बोला गया है, गौधूम बोला गया है, ठीक ना, गौधूम बोला गया है यहाँ पे।
मक्का, देखिए मक्का नहीं होगा यहाँ पे, ठीक ना, तो मक्का नहीं होगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पर जौ है, जौ को क्या बोला गया है, वहां पर यो बोला गया है, तो यानी व्रीहि का मतलब क्या हो जाएगा, व्रीहि का मतलब हो जाएगा, व्रीहि का मतलब हो जाएगा क्या यहाँ पर, चावल, ठीक ना, चावल को बोला गया है। मक्का में अगर कह दिया जाए, मक्का में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम बताइए, कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें जीन नामक प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, जीन नामक प्रोटीन होती है, ठीक है ना। अगर हम कह दें कि मनुष्यों के द्वारा फसलों का विकास क्रम क्या रहा है, विकास क्रम में सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा कौन सी फसल का विकास हुआ था, तो किसका हुआ था विकास, जौ का हुआ था, और जौ के बाद क्या हुआ था, गेहूं, ठीक है ना। तो याद रखना कि मनुष्यों के द्वारा जो फसलों के विकास का क्रम रहा है वो क्या रहा है, तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले क्या, पहला कौन था, जौ और गेहूं, क्योंकि जौ में आप समझते हो कि एक ही अक्षर है तो जौ हो जाएगा, गेहूं में दो है, दो अक्षर है तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था, ठीक ना, बुद्ध वंश के शासकों के द्वारा शासित था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कपिल वस्तु, क्या होने वाला है, कपिल वस्तु, क्योंकि आप जानते हो अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ी सी बात अगर हम बुद्ध धर्म पर कर लें, तो बुद्ध धर्म पर अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। अगर बुद्ध जी का जीवन परिचय में देखें कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप जानते हो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, हुआ था, ठीक है ना भैया। बुद्ध जी का यहाँ पर जन्म आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कह दूं बुद्ध धर्म का अर्थ क्या है, बुद्ध धर्म का अर्थ क्या है, ये सभी सवाल पूछा गया है भैया, ठीक है ना। बुद्ध धर्म का तो इसका होता है प्रतीत समुत्पाद, अर्थ यहाँ पर क्या होता है, इसे कहते हैं प्रतीत समुत्पाद, ठीक ना। और प्रतीत समुत्पाद का मतलब, अगर हम प्रतीत का मतलब कहें तो प्रतीत का अर्थ होता है कार्य, और समुत्पाद का मतलब होता है कारण। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसका अगर हम पूर्णतः अर्थ की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है गौतम बौद्ध धर्म का अर्थ ये बताया गया है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी आप यहाँ पर याद रखें। बाकी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, संस्थापक उनका नाम क्या है, तो वो गौतम बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं। तो लिखावट में थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है, तो भैया इसे थोड़ा मैनेज करना आप, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आते हैं आगे। कह रहा है कि सोम ऋग्वैदिक, देखो यहाँ पर बोला गया ना क्या, सोम, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे, मतलब किसके देवता, सोम देवता किसके देवता माने जाते हैं, क्या पौधों के, आंधी तूफान के, ज्वालामुखी के, या बुद्ध के, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, सोम जो है वो पौधों के देवता है, ठीक ना, पौधों के देवता है सोम देवता, आंधी तूफान के देवता, ज्वालामुखी के देवता, ठीक ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पौधों के, वनस्पतियों के। अगला है, अगला कह रहा है कि अहिल्लवाड़, ठीक ना, यहाँ पर बोला गया है अहिल्लवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी, ठीक है ना। तो वो आपकी कौन से वंश की राजधानी हो जाएगी, ऑप्शन है राष्ट्रकूट, मित्राका राजवंश, पाल राजवंश, और यहाँ पर सोलंकी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम था, कान्यकुब्ज, तो कान्यकुब्ज का वर्तमान नाम क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें वर्तमान नाम तो आप बता देना, वर्तमान नाम इसका क्या है, कन्नौज है। कन्नौज कहाँ पर पड़ता था आपका, यूपी में, ठीक है ना। और और इसका पुराना नाम तो आप यहाँ पर एक लिखा ही हुआ है, तो पुराना नाम एक आपका यहाँ पर पुराना नाम तो लिखा ही हुआ है, पुराना नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ, फिर भी एक पुराना नाम और इसका याद रख सकते हो, जिसे महोदय के नाम से, महोदय, महोदय भी कहा गया है कान्यकुब्ज को, ठीक ना। और इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौज। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिम्बसार के महल को बनवाया था, ठीक ना। मतलब कौन सा ऐसा वास्तुकार था जिसने बिम्बसार के महल का निर्माण करवाया था, ये पूछा जा रहा है। क्या उदयन ने करवाया था, कालाशोक ने करवाया था, शुद्धोधन ने करवाया था, महागोविंद ने करवाया था। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महागोविंद होगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिम किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक ना। देखिए बहुत और कुछ बंदरगाहों के नाम यहाँ पर, कुछ और बंदरगाह जो पूछे गए हैं, कुछ बंदरगाह इंपॉर्टेंट बंदरगाहों की अगर हम बात करें, जैसे आपको अगर पहला कह दिया जाए, बताइए देवल बंदरगाह कहाँ पर पड़ता था। देवल बंदरगाह, एक तो ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पर याद रखना आपको भृगु कच्छ बंदरगाह। तीसरा यहाँ पर आपको एक और याद रखना है जिसे कहते हैं सौपारा बंदरगाह, सौपारा बंदरगाह। चौथा एक और आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक ना, जो आपका हो जाएगा, जिसे कहते हैं ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक ना। ये सब कहाँ पर पड़ते हैं, तो जैसे देवल बंदरगाह आपका पड़ता है कहाँ पर, सिंध में। सिंध जो है वो पाकिस्तान का राज्य है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का एक वर्तमान में एक राज्य है, ठीक ना। भृगु कच्छ कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका गुजरात का बंदरगाह है, गुजरात। और ये जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसी टाइम पे ये सब बंदरगाह वहां पर थे, ठीक है ना। तो सौपारा की बात करते हैं तो सौपारा वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अगर हम बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। ये इसी बंदरगाह से फायान भारत से गया था, इसी बंदरगाह से फायान वापस गया था, ठीक ना। चीन को फायान फायान वापस चीन गया था, ठीक ना। जैसे कि बात करें कि जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है उसी से फायान क्या हुआ था, यहाँ से वापस गया हुआ था। ताम्रलिप्ति से एक शब्द याद रहा, ताम्रपर्णी, क्या याद आ रहा है, ताम्रपर्णी। तो ताम्रपर्णी की अगर हम बात करें तो ये श्रीलंका का पुराना नाम है, श्रीलंका है, क्या है यहाँ पर, श्रीलंका, ठीक है ना। ये आपका ताम्रलिप्ति हो जाता है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर उसी हिसाब से एक और बंदरगाह जिसका नाम है मुजरिम, और मुजरिम यहाँ पर तो याद आपको क्या रह जाएगा, केरल, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दस मेघ घाट पर किए जाने वाले दसमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो भैया ऐसा करने वाले कौन थे, क्या भगवान विष्णु थे, या भगवान ब्रह्मा थे, भगवान शिव थे, या देवी काली थी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, भगवान, सॉरी विष्णु नहीं होंगे बेटा, विष्णु नहीं है। इसके सही आंसर कौन हो जाएंगे, भगवान ब्रह्मा। तो भगवान ब्रह्मा ने ऐसा 10 घोड़ों की बलि दी थी। और ये अगर हम बात करें कि 10वां मेघ जो घाट है कहाँ पर पड़ता है, तो ये वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पर, वाराणसी में है, ठीक ना। तो ये वाराणसी में, ये बात थोड़ी सी आप याद रखना, ये घाट कहाँ पर पड़ता है, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने क्या किया था, 10 घोड़ों की बलि दी थी। आप देख सकते हैं यूपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला देखिए, कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। क्या पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, पंजाब के नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते ही हो कि किसको किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बिहार है। क्या यहाँ पर, बिहार। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी मौर्य वंश जो है वो मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, तो बिहार में। देखिए आपको ना यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 16 महाजनपद जनपद का उदय हुआ था। और इन 16 महाजनपदों में से आपको एक महाजनपद पढ़ना पड़ता है जो आपके सिलेबस में है, और यहाँ से सवाल आता है बहुत ज्यादा, वो मगध है। और मगध में यहाँ पर इसके वंश याद रखना है। अगर हम बात करें कि इसके वंश क्या याद रखना है आपको, इसके वंशों को अगर याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हो, और उसको याद रखने के लिए इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। क्योंकि मगध में बहुत सारे वंश हुए, उसमें से एक मौर्य वंश है,
ठीक ना। जैसे ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है क्या, हसीन मौसूकांध्र, क्या याद रखना है, हसीन मौसूकांध्र, ये वंश के नाम है, ठीक ना, हसीन मौसूकांध्र कुगुप, ठीक है ना। अगर आप इतने वंशों को याद रखते हो, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन, कुषाण, गुप्त और पुष्यभूति वंश, तो ये सभी वंश रहे हैं। इनमें से ये पूछा है कि ये वंश जो है वो कहाँ चलता था, ये वंश नहीं, ये पूरा मगध ही कहाँ पर था, तो ये मगध जब पूरा बिहार में ही है, बिहार में, ठीक ना, बिहार में, तो बिहार में है तो ये सभी वंश भी तो वहीं पर होंगे, इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, बिहार, ठीक है ना। इन सभी वंशों को भी एक्सप्लेनेशन हम आगे दे देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि किसकी राजधानी रही है, ठीक ना। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या हस्तिनापुर थी ऐसा, या कुरु थी, कलिंग थी, कौशल थी, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौशल, यानी अयोध्या की जो राजधानी है, जैसे आपने अभी हमने कहा 16 महाजनपद, उसमें से आपका एक महाजनपद क्या रहेगा, जो अयोध्या है वो होगा, और उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कौशल, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या और रही है, तो श्रावस्ती भी रही है, क्या रही है यहाँ पर, श्रावस्ती, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ऐसा करने वाला कौन सा शासक है वो आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा, हर्षवर्धन होंगे, अनिरुद्ध होंगे, बिंदुसार होंगे और वासुदेव हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, तो वो क्या नाम था, बिंदुसार था। अगर बिंदुसार के पुत्र का नाम कहें तो क्या था, अशोक था, क्या था यहाँ पर, अशोक था। और अशोक के पुत्र की बात करें तो उसके इनका पुत्र कौन था, कुणाल था। मतलब अशोक के बाद अशोक की गद्दी पर कौन बैठा था, तो कुणाल बैठा था, कौन बैठा था, कुणाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कुणाल। और कुणाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो कुणाल के बाद आया था संप्रीति, कौन आया था यहाँ पर, भैया संप्रीति आया था। संप्रीति के बाद कौन आया था, ठीक ना, संप्रीति के बाद कौन आया था, तो आप याद रख सकते हो संप्रीति के बाद आया था दशरथ, दशरथ। और दशरथ के बाद कुछ और शासक आए, लेकिन अंतिम शासक जो मौर्य वंश का बना है वो कौन बना है, तो वो बृहद्रथ बना हुआ है, बृहद्रथ, ठीक ना, कौन बना हुआ है, बृहद्रथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना होगा। बाकी चंद्रगुप्त के बारे में आप जानते ही हो। चलिए आगे बाकी जानकारी आगे देते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ डैश डैश छोड़ दिया गया है तो इसको यहाँ पर ऐसा समझ लेते हैं, किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो आप यहाँ पर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती की बात की गई है। जैसे आपको पता होगा कि जो वैदिक सभ्यता है वो किस सभ्यता के बाद आई थी, तो समझ सकते हो कि वैदिक सभ्यता का विकास, वैदिक सभ्यता का वैदिक सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ है। सिंधु घाटी सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर याद रखना है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप जान सकते हो कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। वो दो भाग कौन कौन से थे, एक होता था जिसे कहते हैं ऋग वैदिक काल, एक होता है ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो आपको होता है जिसे कहते हैं यहाँ पर क्या, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक ना। इसका टाइम पीरियड अगर आपको याद रखना है 1500 बीसी से लेकर के, ठीक ना, 1000 बीसी तक रहा है। और इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा है, 600 बीसी तक रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो वो आपको याद रखना है, कौन सी नदी हो जाएगी, नदी हो जाएगी सरस्वती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता ये जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये सिंधु नदी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी।
ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो कि सरस्वती को क्या बोला जाता है, इसे नदीतमा के नाम से जाना जाता है, इसे नदीतमा, नदीतमा के नाम से जाना जाता है, नाम से, नाम से जाना जाता है। ठीक ना। नदीतमा का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है नदियों की माता। क्या होता है, नदियों की, नदियों की माता, इसका अर्थ क्या हो जाता है, नदियों की माता होता है। ठीक ना। अगर हम यहाँ पर बात करें और इसका थोड़ा सा और यहाँ पर एक पुराना नाम याद रखें तो इससे क्या बोला गया है, घग्घर। क्या बोला गया है, घग्घर। घाघरा मत कह देना, घग्घर और घाघरा में, घग्घर और घाघरा में अंतर है। तो ये सरस्वती होता है जिसे नदियों की माता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र नदी रही है ये। ठीक ना। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पवित्र, की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी रही है। ठीक ना। तो ये बात याद रखना सरस्वती के बारे में। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो पहले कवि क्या क्या जो है, वेद व्यास थे, या आपका यहाँ पर तोलड़यार है। ठीक ना, तोलड़यार होता है। और कलिक थे या वाल्मीकि थे। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से गेस कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, यहाँ पर वाल्मीकि। ठीक है ना। वाल्मीकि को हम यहाँ पर इनको रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं, क्या, रत्नाकर, रत्नाकर के नाम से जानते हैं। ठीक ना। वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखी गई है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आधुनिक रामायण के, आधुनिक रामायण के रचयिता हैं ये आधुनिक रामायण, आधुनिक रामायण के रचयिता हैं, रामायण के यहाँ पर रचयिता हैं। ठीक है ना। तो ये बात आप वाल्मीकि के बारे में यहाँ पर याद रख लें। अगर देखिए बाद में हम बात करें, चलिए ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। क्या हिंदू धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जैन धर्म से। ठीक ना। अगर हम बात करें जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप बताना। जैन धर्म के संस्थापक जो होते हैं वो है ऋषभ देव। कौन होते हैं, ऋषभ, ऋषभ देव हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर कह दिया जाए कि वास्तविक संस्थापक, अगर आपसे कह दिया जाए बताइए वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताना है आपको, वास्तविक संस्थापक में बताना है महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे, महावीर, महावीर स्वामी। ठीक है ना, महावीर स्वामी। अगर यहाँ पर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे या तीर्थकर थे। तीर्थकर का मतलब होता है क्या, गुरु। तीर्थकर का मतलब क्या होता है, गुरु होता है। तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थकर थे। बाकी महावीर स्वामी के बारे में स्पेशली आपको जानना ही चाहिए। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। यानी कि बौद्ध धर्म की जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, अगर यहाँ पर हम बात करें बौद्ध संगति, बौद्ध संगति जो है, ठीक ना, बौद्ध संगति का स्थान का, यहाँ पर आपको अगर स्थान याद रखना है, स्थान के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक कहती है जो है जिसका नाम है रवा पका। ये कहाँ पर हुई थी, तीन जो चारों हुई हैं वो पता चल जाएगा। रा से क्या हो जाएगा, तो पहली वाली राजगृह में हुई है, पहली वाली राजगृह में हुई है। दूसरी वाली जो है वो वैशाली में हुई है, दूसरी वाली बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई है। तीसरी वाली जो हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है, तीसरी वाली जो हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है। चौथी वाली जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो ये कुंडल वन में हुई है। कहाँ पर हुई है, तो कुंडल वन में हुई है। अगर हम बात करें कुंडल वन कहाँ पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। बाकी ये सभी के सभी जो स्थल कहाँ पर पड़ते हैं, तो वो बिहार में, कहाँ पर पड़ जाते हैं, वो बिहार में पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने सिर्फ बताया है ट्रिक, और वो ट्रिक किसके लिए है, रवा पका, ये स्थान के लिए होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा पूछा है, तीसरा, तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर भैया एक बात और आपको याद रखना है
कि इसका थोड़ा सा यहाँ पर पुराना नाम आपको याद रखना चाहिए पाटलिपुत्र का। इसे क्या नाम देते हैं? तो इसको कहते हैं पुराने नाम में, इसको कहते हैं कुसुमपुर, इसे बोलते हैं कुसुमपुर। और इसे बोला जाता है पालीब्रोथस। क्या बोलते हैं? पालीब्रोथस, पालीब्रोथस, ठीक है ना। तो यानी कि पालीब्रोथस हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा। और वर्तमान नाम इसका क्या है यहाँ पर? तो वर्तमान नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा क्या हो चुका है? पटना। लेकिन अगर कह दिया जाए कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया है, तो ये इसको किसने किया है? तो ये शेरशाह सूरी ने किया है। किन्होंने किया है? तो ये शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने अपने टाइम पर पाटलिपुत्र को पटना बोला था, ठीक ना। तो इसके और पुराने नाम हो जाएंगे कुसुमपुर और पाली ब्रोथस हो जाएंगे। ये बात आपको कुछ समझ में आई? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, ठीक ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो बेटा मौर्य वंश किस किस महाजनपद का वंश है। तो पहली बात, मौर्य वंश जो है ये आपको याद रखना है कि मौर्य वंश मगध महाजनपद का वंश है, सकते हैं, यह मगध महाजनपद महाजनपद का वंश है, ठीक है ना। याद रखना है। जिसके संस्थापक की अगर हम बात करें, जिसके संस्थापक, जिसके संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी सीएम, ठीक ना। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासन करने वाले होंगे वो आगे धीरे धीरे आते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके संस्थापक यहाँ पर कौन, किसको याद रखना है आपको? चंद्रगुप्त मौर्य को। यहाँ पर देखते हैं अंतिम शासक इसके कौन हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया था कौन होंगे यहाँ पर? बृहद्रथ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था। देखिए ये जमदाग्नि ऋषि हैं, ठीक ना। अब आप देख सकते हो कि सवाल 2018 में पूछा गया है और उस समय ऐसे सवाल पूछे गए थे, तो संभावना है कि क्वेश्चन तो अच्छे बनेंगे ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है जमानिया। मैं यहाँ पर इसलिए इसे गोला कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको ना ये बात समझ में आनी चाहिए कि पूछा क्या गया है। जो ऋषि का नाम है वो जमदाग्नि ऋषि है, लेकिन जमदाग्नि ऋषि जो है वो जमानिया में थे, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जमानिया उस समय क्या लखनऊ में पड़ता था, आज पड़ता है, या गाजीपुर में, या वाराणसी में, या सीतापुर में? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजीपुर में, ठीक ना। तो जमानिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है? गाजीपुर में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है पाल वंश के सर्वप्रथम शासक कौन थे? पाल वंश के सर्वप्रथम शासक कौन थे? तो पाल वंश के सर्वप्रथम शासक कौन थे? तो गोपाल थे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपसे जो बार बार पूछी जाती हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखें, ठीक ना। वो क्या होता है कि ये पाल वंश कहाँ पर चल रहा होता है, अगर आपसे कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो देखिए ये आपका होता है बंगाल। पाल वंश यहाँ पर चलता था। पाल वंश, पाल वंश आपका कहाँ पर चलता था? बंगाल में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश, तो गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पर चलता था। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पर चलता था। और यहाँ पर जो आपका चलता था जिसे कहते हैं राष्ट्रकूट वंश, कौन होता था? राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर चलता था, पाल वंश यहाँ पर चलता था, प्रतिहार वंश आपका यहाँ पर चलता था, ठीक ना। तो आपसे पूछा था प्रतिहार वंश कहाँ पर? गुजरात में। और ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ जाता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। और ये आपका यहाँ पर कौन सा पाल वंश? ये क्या हो जाएगा आपका? बंगाल। जिसके संस्थापक क्या होंगे? गोपाल। और गोपाल के बाद आप जानते हो, गोपाल के बाद इस वंश का शासक आएगा कौन? धर्मपाल। कौन आ जाएगा? धर्मपाल आएगा। और धर्मपाल ने क्या किया था? इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसने क्या किया था? विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, जो आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये बिहार में, वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बताइए, तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखें। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। राजगृह से पाटलिपुत्र जो स्थानांतरित करने वाले शासक थे वो कौन थे, क्या क्या बिंबिसार थे या अशोक थे या चाणक्य थे या अजातशत्रु थे। तो आप लोग यहाँ पर इसका आंसर जल्दी से आप सोच सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला भैया, तो इसका सही आंसर होने वाला है अजातशत्रु। क्लियर है ना, अजातशत्रु हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो अगर आपसे कह दिया जाए पाटलिपुत्र की यहाँ पर स्थापना, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने किया था। उदयन नहीं है बेटा, ये उदयन है, ठीक ना। किसने किया था, उदयन ने किया था। अब यहाँ पे अगर कह दिया जाए पाटलिपुत्र को वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, पटना। और इसके पुराने नाम आपने देखे थे, अभी मैंने बताया था इसका पुराना नाम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। पुराना नाम क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा क्या, कुसुमपुर। तो क्या होने वाला है, कुसुमपुर होगा, ठीक ना। कुसुमपुर के अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है पालीब्रोथस, क्या हो जाएगा, पाली पालीब्रोथस, ठीक है। ये पालीब्रोथस हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की, वर्तमान नाम क्या है, पटना। तो पटना नामकरण यह नाम शेरशाह सूरी ने दिया था। यह नाम शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन था, तो यह अफगानी था। क्या कौन था, ये अफगानी, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है वह इतावली यात्री जिसमें से विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया गया है, वह कौन सा, वह कौन है या किसने किया है। सिंपल सी भाषा में ये पूछ रहा है कि बताइए विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशंसा किया है बहुत ज्यादा, वो कौन किया है, ठीक ना। तो कौन से यात्री ने किया, क्या मार्को पोलो ने किया है या निकोलो कोंटी ने किया है या बारबोसा ने किया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सोच सकते हैं, देखिए यूपीपी कांस्टेबल 2023 का सवाल है, ठीक ना। तो हमारे द्वारा ये लाए गए हालांकि प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ठीक ना, जो कि आप समझ लीजिए कि ऐसे ही सवाल आपका बनने वाला है। तो हमको अपनी पढ़ाई इसी आधार पर करनी है, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, निकोलो कोंटी। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, क्या नालंदा थी या प्रयागराज थी या कन्नौज थी या थानेश्वर थी। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया था ना, वो किसको बनाया था, वो थानेश्वर को बनाया था, ठीक ना। आप जानते हो कि हर्षवर्धन ने 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में इन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था। चल भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, 16 साल की उम्र में सिंहासन प्राप्त किया था, ठीक ना। ये बात याद रखना है। अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था, थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन के पिता पिता का नाम क्या था, ठीक है। पिता के साथ साथ इसके बड़े भाई थे एक, बड़े भाई का नाम आपको पता होनी चाहिए। इसकी एक बहन थी जो वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे, ठीक ना, क्या आपको याद होना चाहिए बहन का नाम, तो बहन का नाम क्या था, राजश्री था। बहन का नाम क्या था, बहन का नाम राजश्री था। और बड़े भाई का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, पिता का नाम क्या हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। और इसके बड़े भाई जो थे, हाँ ठीक है, हर्षवर्धन के क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े, यहाँ पर देखना पिता का नाम क्या हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। बहन का नाम क्या हो जाएगा, राजश्री हो जाएगा, ठीक है। और इनके जो बड़े भाई का नाम था वो था हर्षवर्धन था, ये हो चुका है, प्रभाकर वर्धन है। और ठीक है, देखते हैं बेटा, अभी तो थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे 24 क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं और इसके बाद अभी हमारे पास और बहुत सारे सवाल हैं जो आपको अगली वीडियो में हम देंगे, ठीक है ना। तो आप इतना देखें और हमारा और जो क्वेश्चंस आएंगे वो अगले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।